We'll be officially starting. Okay, so hello everyone, assalamu alaikum and good evening. This is Mohammed Daniel Gawal. I'm the part of the Block Association and also I am playing my role in RIAD Resilience and Adaptation. I warmly welcome you all on the very last session of the Youth Climate Negotiator training, where we will be focusing on how you, as being the delegates of different nations, as being the delegates of different organizations, and also as being some observers, will train yourselves for a simulation for a COP, like how there are the proceedings being held at the UNFCCC platform, UNCBD platform, or UNCCD platform. And for today, we are just about to have our COP simulation. It will be just similar to the proceedings of UNFCCC. And let me just tell you some of the rules before starting officially or COP सिमुलेशन. अगर मैं आपको आपको एक तरीके से रूल्स बताना चाहूँ तो मैं आपको पहले इसका स्ट्रक्चर बता देता हूँ कि हमारे पास सिमुलेशन के अंदर क्या स्ट्रक्चर होता है. वी हैव डेलीगेशंस एज वेल. डेलीगेशंस जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं हमारे पास कंट्रीज को या ब्लॉक्स को या हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस के स्टांसेस को. फिर हमारे पास आते हैं चेयर या कॉप प्रेसिडेंसी, जो कि प्रॉपर्ली मैनेज कर रही होती है, सेशन को लीड कर रही होती है और ऑर्डर बरकरार करने की कोशिश कर रही होती है कि हमारे पास अगर तो एक तरीके से पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट भी आ रहे हैं तो वो बारी बारी चले एंड पॉइंट ऑफ ऑर्डर मेंटेन रहे. हमारा पॉइंट ऑफ ऑर्डर उसे कहते हैं. और फिर हमारे पास होता है कि स्पीकिंग सीक्वेंस डिसाइड करना पड़ता है कॉप की प्रेसिडेंसी को, एंड देन फिर उसको ओवरसी करना होता है पूरी की पूरी नेगोशिएशंस को. तो अगर आप लोग बोलना चाहोगे, मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, तो यू विल बी जस्ट रेजिंग योर हैंड एंड उससे पहले यू विल नॉट बी ओपनिंग योर माइक हियर. जैसे जैसे हमारे पास नाम आते रहेंगे देन वी विल बी डिसाइडिंग लाइक ऑर्डर के अंदर, पॉइंट ऑफ ऑर्डर के अंदर कि फर्स्ट दिस नेशन विल बी स्पीकिंग, दिस ऑर्गेनाइजेशन विल बी स्पीकिंग, देन दिस, देन दिस, देन दिस, देन दिस. और उसके बाद ऑब्जर्वर्स बोल सकते हैं, लेकिन वो तभी बोल सकते हैं जब वो इनवाइट किए जाते हैं चेयर से. तो मतलब कि अगर हमारे पास आज के सेशन के अंदर ऑब्जर्वर्स हैं तो दे विल बी इनवाइटेड बाय मी और डॉक्टर नजाकत व्हेन ही विल बी जॉइनिंग अस. बट it depends on us, either they will be invited in the end, in the middle or in the start. और यही हमारे पास इनिशियली ओरिजिनल कॉप के अंदर भी होता है. और अगर मैं आपको वैसे बताना चाहूँ तो फिर हमारे पास आज की जो एक तरीके से मीटिंग टाइप है वो एक प्लेनरी सेशन है, जिसके अंदर हमारे पास जनरल डिस्कशन भी हो सकती है, हमारे पास फॉर्मल स्टेटमेंट्स भी आ सकती हैं. तो दो हमारे पास चीजें हैं. आपके पास आपकी पोजीशन पेपर के अंदर एक फॉर्मल स्टेटमेंट है एंड इसके अंदर यहाँ पर आप जनरल डिस्कशन भी कर सकते हो. यहाँ पे आप फॉर्मल स्टेटमेंट को भी लेकर आगे अपना स्टांस बता सकते हो. अगर मैं आपको स्पीकिंग रूल्स के बारे में बता दूं, स्पीकिंग रूल्स के अंदर बेसिकली हम रिक्वेस्ट करते हैं फ्लोर को, डेलीगेट्स अपने ओरिजिनली रेस करते हैं प्ले कार्ड्स को उनके सीट्स के आगे. दे हैव देयर प्ले कार्ड्स ऑफ देयर नेशंस नेम, सो दे यूजुअली रेज दैट प्ले कार्ड. या फिर चेयर डिसाइड करते हैं खुद ब खुद कि किसको बोलना है किसको नहीं बोलना और किस ऑर्डर के अंदर बोलना है. आपकी जो टाइम लिमिट्स होती है ओपनिंग स्टेटमेंट के अंदर आपको टाइम लिमिट दी जाती है 60 टू 90 सेकंड्स की. आपको इंटरवेंशंस अगर आपने डिस्कशन करनी होती है और उसके अंदर ऑफ लाइक एक कॉप के अंदर पूरे दिन के अंदर, तो जो आपकी इंटरवेंशंस होती हैं ड्यूरिंग डिस्कशन आपको उसके लिए टाइम दिया जाता है 45 टू 60 सेकंड्स का. एंड पॉइंट ऑफ ऑर्डर के लिए या क्लैरिफिकेशंस के लिए हमें जो टाइम दिया जाता है एक कॉप की प्रेसिडेंसी को वो दिया जाता है 15 टू 20 सेकंड्स का, जिसके अंदर वी यूजुअली डिसाइड या कॉप की प्रेसिडेंसी डिसाइड्स के किस ऑर्डर के अंदर किस कंट्री को बुलाना है, किस ऑर्डर के अंदर किस कंट्री ने को बरकरार रखना है. एंड चेयर की जिम्मेदारी होती है कि एक कंट्री जो पहले बोल चुका है वो अगर दोबारा बोलना चाहता है तो वो किसी और कंट्री की बारी से पहले उसको दोबारा बुलवाने की इजाजत है. तो लेकिन अगर तो वो चेयर थोड़ा सा कभी कह रहे हैं कि आप ये वाला कंट्री बोल ले, पॉइंट ए कंट्री बोल ले, फिर पॉइंट सी बोल ले, अच्छा फिर दोबारा से पॉइंट बी जब बोलना चाहे तो पॉइंट ए को दोबारा से बुलवाते हैं, तो कंट्रीज आर्ग्यू करते हैं कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर बरकरार नहीं हो रहा होता. एंड यही हमारे पास अभी क्लोजिंग सेरेमनी के अंदर कल देखा गया था रात को. अगर आप लोगों ने लाइव देखी है, अगर नहीं देखी तो कोई बात नहीं, मैं आपको वैसे बताना चाह रहा हूँ. उसके बाद हमारे पास होती है डिप्लोमेटिक लैंग्वेज. डेलीगेट्स जब बोल रहे होते हैं तो वो फॉर्मल, रिस्पेक्टेबल और न्यूट्रल लैंग्वेज के अंदर बोल रहे होते हैं. नेशंस की जो पोजीशन होती है, डेलीगेट्स जो अपनी पोजीशंस रखते हैं वो नेशनल स्टांस रखते हैं अपने कंट्री का. वो अपने पर्सनल व्यूज नहीं देते, वो अपने पूरी कंट्री को मद्देनजर रखते हुए देते हैं. तो जब आप अपने व्यूज दे रहे होगे, ध्यान रहे इस बात का कि यू विल नॉट बी गिविंग योर पर्सनल व्यू, यू विल बी गिविंग योर नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू, या यू विल बी रिप्रेजेंटिंग योर नेशनल पोजीशन, या यू विल बी प्रेजेंटिंग योर ऑर्गेनाइजेशनल पोजीशन. और फिर वैसे जो होता है वो अगर हम बात करें टेक्स्ट के अंदर, नेगोशिएशंस के अंदर, तो पहले आता है ड्राफ्ट डिसीजन टेक्स्ट आता है, फिर उसके बाद हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रपोजल्स आते हैं, फिर हमारे पास रूल्स भी आते हैं जो कि मैंने आपको
उस डॉक्यूमेंट के अंदर प्रोवाइड कर दिया था। और पॉइंट ऑफ ऑर्डर में मैंने आपको बता दिया, हम लोग रेज करते हैं प्रोसीजरल मैटर्स को सिर्फ और सिर्फ तीन चीज़ों के अंदर। अगर हमारे पास टाइम कम हो रहा है या किसी को टाइम कम ज़्यादा दिया जा रहा है, अगर ऑर्डर बरकरार नहीं हो रहा होता, या अगर हमारे पास रूल्स की वो हो रही होती है, खिलाफ वर्जी हो रही होती है, और चेयर जो है वो रूल्स को इमिजिएटली देख रहा होता है और उसके अंदर उसको डिबेट की कोई जरूरत नहीं होती। अगर तो रूल्स की वायलेशन हो रही है, ही विल नॉट अलाउ यू टू स्पीक फॉर द रेस्ट ऑफ द सेशन, या जब तक उसका दिल नहीं करता, या अगर उस लाइक एक तरीके से खिलाफ वर्जी हो रही होती है वायलेशन की, सो चेयर जो है वो सस्पेंड कर सकते हैं हमारे पूरे के पूरे सेशन को। एंड ये फिर उनकी मर्जी होती है कि वो 2 घंटे के बाद चलाएं, वो 3 घंटे के बाद चलाएं, वो 4 घंटे के बाद चलाएं, या वो चला ही ना आगे जाकर सिमुलेशन के अंदर। सो उसका फिर फायदा नहीं रहता। फिर हमारे पास होता है राइट ऑफ रिप्लाई। ये तभी इजाजत दी जाती है एक डेलीगेट की पोजीशन को, अगर या एक तरीके से वो क्लियरली मिस रिप्रेजेंट किया जा रहा होता है। लाइक अगर तो फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की जो डेलीगेशन की पोजीशन थी वो मिस रिप्रेजेंट हो रही थी, तो उसके पास, पाकिस्तान के पास राइट ऑफ रिप्लाई रिप्लाई दिया जाएगा कि पाकिस्तान अपना जवाबन वो एक तरीके से अपने स्टांस को रख सकता है ताकि उसकी पोजीशन को वो अपना दोबारा से रिप्रेजेंट कर सके। और फिर होता है क्लोजिंग द स्पीकर लिस्ट। चेयर दोबारा से एट द एंड ऑफ द सेशन क्लोज कर रहा होता है कि अगर किसी कंट्री को बोलना है तो दोबारा से दे कैन रेज देयर हैंड्स और दे कैन रेज देयर प्ले कार्ड्स। लाइक ऑफिशियली जब आप यूएन के अंदर जाते हो तो यू विल बी लाइक रेजिंग योर प्ले कार्ड, लेकिन अभी सिमुलेशन एंड वी आर हैविंग इट लाइव ऑनलाइन वाया, तो आप लोग अपने हैंड को रेज करते हो एंड देन फिर आप अपने लास्ट रिमार्क्स दे रही होते हो। और फिर जो चेयर की जिम्मेदारी होती है कि वो पॉज कर सकता है सेशन को ब्रेक्स के लिए, इनफॉर्मल्स के लिए भी और ड्राफ्टिंग के लिए भी। और एक तरीके से आपका बिहेवियर, आपका कंडक्शन बहुत ज्यादा देखना जा रहा होता है। फोन्स को हमेशा साइलेंट पे रखा जाता है, डिस्ट्रप्शन नहीं चाहिए होती उनको पूरी के पूरे सेशंस के अंदर। इंटरप्टिंग स्पीकर्स भी नहीं चाहिए होते कि अगर एक बोल रहा है तो फौरन से दूसरा बोले, तो ये भी उसकी इजाजत नहीं होती। और आपको अपने रोल के अंदर रिप्रेजेंट करना होता है, आपको अपने रोल में ही रहना होता है। लाइक यू आर बीइंग द फेस ऑफ पाकिस्तान, बीइंग द फेस ऑफ इजिप्ट, इथियोपिया, एनी कंट्री या एनी ऑर्गेनाइजेशन। और आपको सिर्फ और सिर्फ तब एक दूसरे से बात कर सकते हो जब हमारे पास इनफॉर्मल सेशन होते हैं। तो ये हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं। और अगर हम बात करें इसके अलावा, तो डिसीजन मेकिंग के अंदर हम लोग लेट मी जस्ट ऐड अ पार्टिसिपेंट, आई गेस आई हैव एडिट द पार्टिसिपेंट। ओके, तो और अगर हम इसके अलावा बात करें डिसीजन मेकिंग आउटकम्स के अंदर, तो हमारे पास अगर तो कंसेंसस रीच हो जाता है, कंसेंसस मैंने आपको पहले बता दिया था, लेकिन अगर आपको कंसेंसस की डेफिनेशन नहीं पता तो डू लेट मी नो। अगर तो कंसेंसस हमारे पास रीच हो जाता है तो फिर हमारे पास एडॉप्शन डिसीजन टेक्स्ट बनता है। और फिर चेयर जो है, अगर तो हमारे पास एग्रीमेंट, किसी भी हम एग्रीमेंट पे नहीं पहुंचते तो फिर चेयर समरी बनाता है, या अगर कोई हमारे पास पार्शियल एग्रीमेंट पे पहुंचता है तो फिर हमारे पास वही कॉम्प्रोमाइज प्रपोजल बनता है। और फिर डेलीगेट्स को सर्टिफिकेट भी अवार्ड किए जाते हैं। सो दिस इज इट फ्रॉम आवर साइड। जो आज इस सेशन को पूरी के प्रॉपर्ली अटेंड करेंगे, वी विल बी नोटिंग इट डाउन, वी विल बी गिविंग यू another certificate as well. I will try my best. I will ask my team to issue a lot you certificates of this COP simulation as well. And yes, by the end of your whole COP simulation, I will be requesting you to send us your position papers. My team will be collecting it, or either I will be collecting it. So this is it. रूल्स क्लियर हो चुके हैं? अगर अगर रूल्स क्लियर हो चुके हैं तो देन वी कैन ऑफिशियली स्टार्ट और सिमुलेशन। जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स। Okay. Thank you so much for letting me know that the rules have been cleared. So now we are about to officially commence our COP simulation session. Distinguished delegates, esteemed colleagues, and valued observers, I hereby call this meeting to order under our agenda item on contributions to the Paris Agreement with respect to limiting global temperature rise to 2 degrees Celsius. Today, we are gathered with a clear and urgent purpose. The Paris Agreement provides us with a long-term vision to limit global temperature rise to well below 2 degrees Celsius. Yet the most recent assessments highlight a persistent gap
between our current collective contributions and what is needed to remain on a 2 degrees Celsius pathway. This session offers an important opportunity for parties and organizations to evaluate progress, consider enhanced actions, and explore pathways for greater ambition supported by means of implementation. As we begin our work, I invite all delegations and organizations to engage in a spirit of constructive dialogue grounded in science, equity, and the principles of the Convention. I encourage interventions that are concise, solution oriented, and tied closely to the draft text before us. Our focus should be on identifying actionable ways to strengthen contributions, whether through mitigation efforts, adaptation measures, technology cooperation, or enhanced support for developing countries. Let us remember that achieving the 2 degrees Celsius goal is not merely a scientific benchmark, it is a safeguard for communities, ecosystems, and economies across the globe. The decisions we shape in this room have the potential to guide meaningful collective progress. I thank all parties for their dedication and professionalism. With that, I now open the floor for interventions. Delegations wishing to speak, please indicate to the Secretariat. Now you are allowed to raise your hands in order to speak. Okay, the Green Climate Fund has been has raised their hand, and now the floor is to the delegate for of the Green Climate Fund. Over to you. Hello, everyone, Honorable Chair, distinguished delegates, observers, ladies and gentlemen. It is profound honor to address COP30 on behalf of the GCF Green Climate Fund. We gather at a critical juncture. The science is unequivocal. Immediate action is required to limiting the warming to well below 20 degrees centigrade. Pursuing 1.5 degrees Celsius, the Paris Agreement provided the blueprint, and the GCF stands as its primary financial engine. The GCF is a mechanism for transformation. Our mandate is to channel necessary financial resources to developing countries, turning the national climate ambitions, their NDCs, into tangible projects that save lives, create green jobs, and cut emissions. Our position is clear: the GCF support scaled up predictable climate finance, expanded the direct access and locally led climate action to enable parties to remain below 20 degrees Celsius, 2 degrees Celsius. We must move beyond the pledges. We need predictable financial commitment now to bridge the financial gap. We urge your support for following measures. Number one is the scale of finance for mitigation projects. Secondly, expanded the direct access for LDCs and SIDs, locally led actions, prioritizing the vulnerable communities. The GCF offers a transparent platform. We ask parties to adopt a clear 2026 to 2030 finance timeline. We look forward to engaging with all delegations to forge a consensus that delivers for people and planet. Let us act with the urgency this crisis demands. Thank you so much. I would like to thank the Green Climate Fund for raising their issues and also for letting us know about how they are scaling, they are putting themselves forward for scaling up the finance and also looking for making their actions locally led. Now I would like to ask the nation of Pakistan to represent their stance on the contributions to the Paris Agreement. Hello everyone, Assalamu alaikum. Am I audible? Yes, you are audible.
Okay, thank you so much, everyone. So, Pakistan has reaffirmed its strong commitment to the Paris Agreement, the landmark global framework that unites all the nation in limiting temperature rise to well below 2 degrees centigrade. So, Pakistan's main focus was on the vulnerable communities and countries around the world. And the regarding mitigation, Pakistan commits to reducing its project greenhouse gas emissions by up to 50% by 2035, with the clear distinction between the unconditional and conditional contribution with the help of international support. And on adaptation, they prioritize the actions including the groundwater recharge, mangrove restoration, climate resilient agriculture, and the strengthening health and education system to protect our most vulnerable communities. So they basically and that climate they reaffirms that the climate action must be guided by the equity and justice, ensuring that developing the vulnerable countries receiving the finance, technology, and capacity building support necessary to meet their target. So for achieving this target by 2035, so Pakistan basically seeks support for USD of the amount given to us is the 565.7 billions in grant, concessional loans, technology transfer, and capacity buildings. So basically they encourage the parties to provide the adequate support to enable Pakistan to achieve this 50% emission reduction while taking national circumstances into account. So they basically, like, finally Pakistan looks forward to working with the Maldives on the shared adaptation and loss and damage priorities, the European Union on finance and technology transfer, and the China renewable energy initiatives. Thank you so much. I would like to thank the nation of Pakistan for representing their stance and how they are really working in terms of mangrove restoration and other projects, and also how they highlighted the importance that they are seeking the international support in terms of the USD of 500 plus billion dollars, and they have asked the European Union to present and to give them the support in terms of the USD. And now I would like to know the stance of European Union. And for European Union, we have the delegate named Mr. Jahazeb Hassan Noor. Mr. Chair, distinguished delegates, it is a privilege for the European Union to address this esteemed body and participate in the COP30 simulation. We commend the focus on the essential goal of the Paris Agreement, limiting global temperature rise. While the theme sets a focus on 2 degrees Celsius, the European Union must underscore that the global community true objective, guided by scientific evidence from the IPCC, remains the more ambitious and necessary limit of 1.5 degrees centigrade. This must be foundation for all our collective action. The European Union continues to lead by an example. Our contribution is underpinned by the Fit for 55 package, which is our legislative commitment to achieve a net 55% reduction in the greenhouse gas emission by 2030. This puts us firmly on the path to achieve climate neutrality by 2050. We believe this ambitious trajectory is achievable for all major economies. A successful COP30 outcome must be measured not just by consensus, but by the ambition and integrity of our decisions. We therefore put forward two non negotiable demands. The number one demand is global fossil fuel phase out. We urgently call for a clear time bound roadmap for the global phase out of unabated fossil fuels. A 1.5 degrees centigrade world is impossible without this commitment from all the major emitting nations. Number two, integrity of Article 6. Our second demand is integrity of Article 6. We demand strict, transparent rules for global carbon markets to ensure environmental integrity. The final text must categorically prevent the double counting of emission reductions to maintain the credibility of the Paris Agreement. As the largest public donor of climate finance, the European Union remains committed to global solidarity. We are fully dedicated to scaling up finance for adaptation
and the effective operationalization of the Loss and Damage Fund. We recognize the profound vulnerability of SIDs and LDCs, and their access to these resources must be our immediate priority. Furthermore, the scale of the crisis requires that the donor base for climate finance is broadened to include all emerging economies with high capacity. The European Union seeks a robust and ambitious final decision. We are ready to work collaboratively with diplomatic language and professional conduct to secure a meaningful and productive consensus that aligns the world with 1.5 degrees centigrade future. Thank you. Thank you so much to the European Union for giving us their remarks. I would like to know the point of view from the United Kingdom. UK stance on the 2 degrees Celsius decrease in temperature is UK is committed to reducing emissions, aiming for net zero by 2050 and 81% reduction by 2035 compared to 1990s level. UK is a highly industrialized country and contribute about 1% of the total carbon emission in the environment. But still, UK is making very serious policies to reduce this percentage also. Regarding this, it is making mitigation strategies for the power, transport industry, building, agriculture, and carbon markets offset limited limitations. United Kingdom is providing about 11.6 billion pounds of international funding for to the international climate finance, and is still trying to triple this adaptation finance to 1.5 billion pounds. And technology contribution support of the UK is that UK is the lead partner in mission innovations like clean tech. It is also investing in renewable energy sources. UK supports technology transfer via Clean Power Alliance, energy storage, hydrogen technologies, offshore wind expertises globally. UK doesn't compromise on the deadline on the net zero by 2050 or changing the existing targets. UK wants to uphold Paris 1.5 degree limit open and not open to lowering emissions. The UK has enriched in law a target for the net zero by 2050 and robust interim targets, including reducing emissions by at least 81% on 1990 levels by 2050. The UK maintains that a strong, legally binding domestic framework is essential for predictable and sustainable climate actions. Thank you so much, the United Kingdom, for letting us know about your point of view. The nation of Timor-Leste, the floor is over to you now. The nation of Timor-Leste, the floor is over to you now. Miss Zainab Hussain. Germany, we would like to know about your stance on limiting the global temperature rise to 2 degrees Celsius.
Mr. Thir, Mr. Thir, are you there? The Republic of Benin, we want to know about your stance. Honorable Chair, Excellencies, and distinguished delegates, the Republic of Benin is pleased to participate in this session of Conference of the Parties. For Benin, climate change is not a distant concern, it's a reality affecting our communities today. Our country faces coastal erosion, rising temperatures, and declining agricultural productivity. These impacts threaten the lives and livelihoods of our people, even though Benin contributes less than 0.02% of global greenhouse gas emissions. Benin remains fully committed to the Paris Agreement. Our national determined contribution outlines action to reduce emission by up to 22% by 2030, provided that adequate financial, technological, and capacity support is available. At the same time, adaptation remains our top priority, as protecting our people is essential to national stability and sustainable development. In this simulation, Benin seeks progress in three key areas. One, increase global ambition to limit warming well below 2 Celsius led by major emitters. Sealed up climate finance that is predictable, accessible, and primarily grant-based for vulnerable countries. 3. Strong support for technology, transfer, and capacity building, especially for coastal protection, climate-smart agriculture, and early warning systems. Benin stands ready to work constructively with all delegations, upholding the principles of equity and common but differentiated responsibilities to secure an outcome that keeps the world on track to meet the goals of the Paris Agreement. Thank you. Thank you so much, the Republic of Benin. The Republic of Benin has stated that they require strong support in technological sources. We would like to know, the UNFCCC Secretariat would like to know how UNDP is going to help the Republic of Benin. The United Nations Development Programme, UNDP. Thank you, Chair. Can you hear me? Yes, we can hear Hello. you. Yes, we can hear you. As a delegate of UNDP, I would like to begin by highlighting that climate change is already harming developing countries the most. The United Nations Development Programme works in more than 150 countries to help reduce poverty, support sustainable development. UNDP sees that the climate is affecting developing countries the most, even though they contribute very little to the global emissions. Many countries are already facing stronger floods, have heat waves, and rising sea levels. UNDP believes that the climate change is a bigger danger to people's life, health, and future. UNDP helps countries make better climate plans. We support renewable energy-saving, clean technology, and systems that measure emissions. UNDP help countries protect themselves from climate impact by building early warming system, improving farming, and manage water better and protect forests. Contribution to degree. UNDP does not reduce emission like countries, but we help other countries reduce theirs. We support strong climate policies, renewable
energy projects, and climate finance so that the world can stay under 2 degrees. For COP30, UNDP expected strong ambition, more support for LDCs and SIDS, increasing adaptation finance, fair access to technology, and our red lines are very clear. We cannot accept anything that reduce climate ambitions, non-transparent finance, and evidence. IPCC report. According to the latest IPCC report, many countries still don't have enough support to deal with floods and rising temperatures. UNDP climate promise data shows that more than 120 countries are still improving their climate plan, but many of them still lack money and technology. UNFCCC report show that even if all the country meet their climate promises, we still won't reach the 1.5 degree goal. So overall, UNDP stance is that we must act faster, support vulnerable countries, and ensure transparency. Climate action must be ambitious, fair, and grounded in evidence. Thank you. Thank you so much to the United Nations Development Program. The Republic of Benin, you have been given the floor. Please. Benin supports transparency, but emphasized that stronger reporting must come with training, finance, and institutional support for least developing countries. The UNFCCC Secretariat would like to know the stance of IUCN on how they will be supporting UNDP for the development projects and also the conservation projects on forests and mangrove restoration in the developing countries like the Republic of Benin. Was I audible? Yes, sir. Okay. So, Ms. Inaya, the floor is over to you. Can you please let us know about the stance of IUCN on how they will be limiting the global temperature rise to 2 degrees Celsius while conserving the forests and mangrove restoration, like projects that are happening in the Republic of Benin and Pakistan? The IUC, the UNFCCC Secretariat, the UNFCCC Secretariat would like to know the stance of Australia on how they will be limiting the global temperature rise to 2 degrees Celsius by making their contributions to the Paris Agreement. Do we have Mr. Junaid with us? Sir, if you're there, we just wanted to know about your stance as being the representative and delegate of Australia. Okay, no worries.
as being the closing remarks, I would like to know the last stance of Green Climate Fund on how they will be funding the projects that have been asked, that have been demanded by the developing countries like the Republic of Benin, Pakistan, and as well as how they will be helping the European Union. Ms. Mosma, over to you. I would like to know the stance of Green Climate Fund on how they will be helping the projects that are happening in Pakistan, Benin, and the European Union. They are looking forward to climate finance. Thank you, Chair. Thank you, Chair, for the floor. This is the second time the GCF takes the floors to respond to the calls made by developing nations, such as the delegate of Pakistan, delegate of Benin, for scaled and predictable climate finance. The Paris Agreement established a collective commitment to limit the global temperature rise to well below 20 degrees Celsius. Delivering this outcome is impossible without a substantial finance flow that support mitigation, adaptation, and resilience, particularly for the LDCs and SIDs in highly vulnerable states that continue to highlight the inadequacy of existing support. Across the discussions of financial resources through GCF, recognizing it as a primary operating entity, mandate to channel the fund under UNFCCC and Paris Agreement. The fund is already responding. The accreditation of the Development Bank of Kazakhstan, expand direct access capacity, strengthen the pipeline of Namibia, accelerate the nationally driven implementation of NDCs, and initiatives such as locally led climate action models and forest tenure facilities. And the Resilient Earth initiatives are delivering targeted support where climate impacts are most severe. Yet these mechanisms require predictable, scaled-up re-implementation. Without adequate finance, the global community cannot remain on 22 degrees Celsius aligned trajectory, and vulnerable nation when unable to confront escalating climate impacts. The GCF reaffirms its readiness to deliver finance efficiently, transparency, and at scales, encourage all the parties, especially the European Union, to work with us on delivering these cash flow more smoothly among the nations, especially to the LDCs and the small island states, to uphold the commitments and responsibility embedded in a Paris Agreement. Thank you. Thank you so much to the Green Climate Fund. If any nation, any organization wants to respond to Green Climate Fund, the floor will be given to that nation or organization. With that being said, I guess there won't be anything, and the Green Climate Fund will be giving the climate finance to these nations that have been mentioned as Benin, Pakistan, and the European Union. Distinguished delegates, colleagues, and fellow negotiators, as we conclude this COP simulation, I want to acknowledge the effort, diplomacy, and commitment each of you brought into this room. Over the past session, you have practiced the core element that defines real United Nations climate negotiations, navigating complete text, balancing national interests with global responsibility, building coalitions, and finding compromise under pressure. You experienced firsthand that negotiation is not about winning, it's about moving forward together. You saw that this any nation raised hand. Hello, sir. I'm just wanted to say that I couldn't get a chance to speak. Is the session over, or like will I get a chance to speak yet? Ms. Manahal, please, you have been allotted the chance. Just let us know about your nation, about your country. Yeah, sure. Distinguished delegates and colleagues, it is an honor to represent WMO at COP30. WMO is committed to advancing global
climate action through collaboration, science-based policies, and practical measures that strengthen resilience. WMO is believing that we can build a better future and protect the most vulnerable populations and build a sustainable climate resilient future for everyone. WMO urges all nations to strengthen the climate action in line with Paris Agreement by encouraging countries like Germany, Japan, and Brazil to scale up mitigation. WMO helps ensure global collaboration towards the 2 centigrade target. WMO supports countries in designing more ambitious, for example, a higher NDC ambition reduces cumulative global emissions, keeping the temperature rise closer or even nearer to 2 centigrade. WMO provides scientific assessment of the remaining carbon budget, guiding countries such as China and EU nations in planning emissions. This reduction causes an approach ensures the global carbon output does not exceed the threshold that would push warming beyond 2 centigrade. And furthermore, WMO works with countries like Bangladesh and Philippines to combine early warning systems by reducing disaster losses that enable faster recovery. And lastly, WMO promotes public awareness campaigns in collaboration with regional organizations. Lastly, in conclusion, I would like to say that WMO calls for strengthened international cooperation, ambitious emissions, and full implementation of the Paris Agreement. WMO remains committed to supporting countries in all countries in this critical mission. Thank you, everyone, for giving me a chance to speak. Thank you so much to the World Meteorological Organization for letting us know about their stance. Anyone wants to add any nation, any organization? If not, then we will be concluding our session by the closing statement of the UNFCCC Secretariat. Distinguished delegates, colleagues, and participants, on behalf of the UNFCCC Secretariat, I wish to extend our sincere appreciation for your active engagement and constructive participation throughout this simulation. Over the course of this exercise, you have navigated many of these challenges, pressures, and responsibilities that characterize real UNFCCC negotiations. You have demonstrated a clear commitment to understanding the mechanisms of multilateral climate diplomacy, working through complete text, balancing national priorities and global ambition. The simulation has shown that progress requires patience, precision, and partnership. It also requires the ability to listen, adapt, and seek common ground. These are the same principles that guide parties as they work toward implementing the Paris Agreement and securing a climate-resilient future for all. We hope that this experience has deepened your understanding of the negotiation process and strengthened your appreciation for the complexity and necessity of multilateral climate cooperation. With this, on behalf of the UNFCCC Secretariat, I formally close today's session. Thank you for your commitment, your energy, and your contribution to this important exercise. We look forward to seeing you in the future UNFCCC processes. Okay, so this is how a COP simulation really looks like. Sadly, चूंकि आप लोगों में से ज़्यादा लोग participate नहीं कर पा रहे थे, we had to keep it short. But अब अगर हम बढ़ते हैं कुछ गलतियों की तरफ, तो जिसको आप कह रहे हैं समझने की कोशिश, मैंने जितनी ज़रा आप लोगों से किया वो मैं आपको फिर बाद में बताऊंगा आपकी जो पोजीशन पेपर से उनको पढ़ने के बाद। यूएन क्लाइमेट सिमुलेशन के अंदर बहुत कम होता है जब हमारे पास फेजिंग आउट फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर बात करते हैं। डेवलप्ड नेशंस के अंदर हमारे पास यू भी आ जाती है। बहुत ही कम इंस्टेंसेस होते हैं एंड अमूमन ये लोग ज़्यादा बात नहीं करते। हमारे पास जो प्रेशर देखने को मिलता है वो मिलता है ज़्यादा से ज़्यादा ग्लोबल साउथ की तरफ से, लेकिन ग्लोबल नॉर्थ के अंदर चूंकि हमारे पास यूरोपियन यूनियन आ जाती है, हमारे पास डिफरेंट नेशंस आ जाती हैं, लाइक आपके पास ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, कनाडा आ जाता है, तो वो नेशंस नहीं पसंद करती फॉसिल फ्यूल्स के वर्ड को। यहाँ पे आपके पास जो आपका मुस्लिम ब्लॉक कंट्रीज हैं जिसके अंदर आपके पास सऊदी आ जाता है, आपके पास चाइना है, रशिया है एंड डिफरेंट कंट्रीज है हमारे पास, वो सारे के सारे फॉसिल फ्यूल का वर्ड नहीं इस्तेमाल करते। क्यों? क्योंकि दे आर द प्राइम आप कह रहे हैं consumers of fossil fuel for making their economy boost up and progress। एक चीज ये हो जाती है एंड बहुत ही कम इंस्टेंसेस होते हैं जहाँ पे यूरोपियन यूनियन फॉसिल फ्यूल के ऊपर बात करती है। आई गेस आई वाज अटेंडिंग लास्ट नाइट सेशन, मैं देखता हूँ शायद
I noted down closing ceremony of COP30. Let me just see कि मैंने शायद उसके नोट डाउन किया था या नहीं किया था. नहीं, आई गेस मैंने शायद नोट डाउन नहीं कर पाया था. लास्ट नाइट भी हमारे पास नेगोशिएटर्स जितने भी थे वो यही कह रहे थे कि आप ओवरकम करो यूरोपियन यूनियन के कंसर्न्स को इस ड्राफ्ट के अंदर. लाइक हमारा जो फोकस होना चाहिए वो यूरोपियन यूनियन के जितने भी कंसर्न्स हैं हम उनको ओवरकम करें. यूरोपियन यूनियन जितने भी अभी कंसर्न्स दिखा रहा है वो सारे झूठे दावे हैं, वो सारे उसके झूठे कंसर्न्स हैं जो ड्राफ्ट टेक्स्ट हमारे पास आता है. तो इस चीज के ऊपर फोकस किया जा रहा था लास्ट नाइट भी. और ये कहा जा रहा था कि जितनी भी जो डील ट्रिपलिंग की जा रही है क्लाइमेट फाइनेंस के अंदर, मैं आपको बता रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस, क्योंकि अभी आपने क्लाइमेट फाइनेंस के लफ्ज़ बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया है. तो UNFCCC के अंदर ये कहा गया है कि जो क्लाइमेट फाइनेंस है वो ट्रिपल किया जाएगा. वो हम लोग डील नहीं बनाएंगे फॉर डेवलपिंग नेशंस कि हम लोग उनको बाय 2035 ट्रिपल कर दें अमाउंट को क्लाइमेट फाइनेंस की. एक ये बात होती है. एंड क्लाइमेट फाइनेंस का जब बात करते हैं तो ये नहीं होता कि आप रुक जाओ अपना स्टांस देख कर. बेसिकली यू हैव टू कीप ऑन मूविंग दैट फॉरवर्ड, यू हैव टू कीप ऑन मूविंग इट फॉरवर्ड. आपको बोलते रहना होगा जब तक आपके पास UNFCCC, जब तक आपके पास GCF, जब तक आपके पास GCF, GEF, एडेप्टेशन फंड जैसी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो मान ना जाए कि we will be allotting this much climate finance budget to this country. Like कंट्रीज का मकसद ये होता है कि वो क्लाइमेट फाइनेंस निकलवाएं. UNFCCC एक तरीके से जज होता है, एक तरीके से ज्यूरी होती है. एंड बाकी जो हमारे पास डिफरेंट आप कहते हैं फाइनेंस के इदारे होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं एंड डिफरेंट डेवलप्ड नेशंस होती हैं, उनका कंसर्न ये होता है कि हम लोग पैसे ना निकलवाएं. क्योंकि फाइनेंस की जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं लाइक GCF होगी, GEF होगी, वो देखते हैं डेवलप्ड नेशंस को कि पैसे हमने वहां से निकलवाने हैं. एंड डेवलप्ड नेशन का ये तकाजा होता है जब हमारे पास असल नेगोशिएशन होती है वो ये होता है कि हम पैसे ना निकलवाएं, क्योंकि ये जो पैसा निकलेगा हमारा ये हमारे ऊपर ही लगना चाहिए एज कम्पेयर टू हम किसी और कंट्री के अंदर लगवाएं. सो ये होता है एक ऑफिशियल कॉप के अंदर कि क्यों लड़ाई हो रही होती है. एंड क्यों ये जो क्लोजिंग सेरेमनी होती है, क्यों ये जो हमारे पास क्लोजिंग सेरेमनी के लास्ट दिन के अंदर जब हमारे पास ये जो 11 पूरे डिसीजन होते हैं इनके ऊपर दोबारा से दोहराया जा रहा होता है, क्यों इनको दोबारा से बात की जा रही होती है, ताकि ये जो 11 दिन के अंदर हम लोगों ने डिसीजंस किए थे हम इनको दोबारा दोहरा लें कि अगर कोई कंट्री इसके ऊपर मुतफिक नहीं होता तो हम इसके ऊपर बहस कर सकें, इसके ऊपर भी बहस से मुबाहिसा हो सकता है. एंड अभी जो हमारे पास क्लोजिंग सेरेमनी थी ये अप्रॉक्सीमेटली 8 hours and 45 minutes की चली थी. सो यू हैव टू लेट दिस, यू ऑल्सो यू शुड लेट लाइक इसको इस बात को अपने दिमाग में बिठा लें कि जब क्लाइमेट फाइनेंस की बात होती है, जब एडेप्टेशन की बात होती है, जब मिटिगेशन की बात होती है, तो यू कंट्रीज as being the countries, as being the representatives of delegates, you have to step up your game. और अगर आप तो डेवलपिंग नेशन के डेलीगेट हो तो yes, it is really very important for you. And countries really look up on the scientific organizations or on the financial organizations that they will support. And दूसरी बात कि जब आप like एग्जांपल्स दे रहे होते हो, जब आप कुछ कोट कर रहे होते हो फैक्ट्स एंड फिगर्स को, you have to give a proper reference. Like IPC, अभी मेरे ख्याल से शायद किसी से मैंने सुना था कि IPCC की किसी रिपोर्ट के अंदर वो किसी का जिक्र कर रहे थे IPCC की रिपोर्ट का. Well, you have to give a proper reference like in the IPCC assessment report, page number this or section number this, section के तो पेज बेशक ना कहो, this is stated. जब आप प्रॉपर रेफरेंस दे देते हो तो फिर UNFCCC सेक्रेटेरिएट के पास कोई जवाब नहीं बनता इस चीज को झूठा साबित करने का. या जब आप अपने एग्जांपल्स दे रहे होते हो अपने कंट्रीज के, अपने प्रोजेक्ट्स की, तो UNFCCC या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के पास कोई जवाब नहीं होता कि वो आपकी बात को प्रॉपर्ली ना सुने, क्योंकि वो एक पब्लिश्ड चीज होती है एंड आपके पास उसकी प्रॉपर्ली एविडेंस होता है इस चीज का. उसके बाद यूरोपियन यूनियन GCF हैज रिप्रेजेंटेड देयर स्टांस. उसके बाद मिस मलिहा ने रिप्रेजेंट किया था. आप लोग जब ऑफिशियल कॉप के अंदर जाओगे मोस्टली जो कंसर्न हमारे पास रेज होते हैं वो होते हैं क्लाइमेट फाइनेंस के ऊपर, लॉस एंड डैमेज फंड के ऊपर, एडेप्टेशन के ऊपर, मिटिगेशन के ऊपर और जस्ट ट्रांजिशन के ऊपर. सो यू हैव टू मेक दीज थिंग्स एज वेल. आपको अपने दिमाग में भी इस चीज को बिठाना पड़ेगा और एनर्जी सेक्टर को भी देख लीजिएगा थोड़ा सा जब आप एक ऑफिशियल डेलीगेशन के तौर पर आप जाते हो. ये चीज हो गई. दूसरी बात, हमारे पास ये जो कंट्रीज ने भी नहीं बोला, आई एम पर्सनली नॉट लाइक, मुझे एक्सपेक्टेशंस थी कि सारे के सारे इंटरेस्ट दिखाएंगे, सारे के सारे बोलेंगे, बट
दे शुड स्पीक। जब आप कॉप सिमुलेशंस के अंदर जाते हो, जब आप एक रियल कॉप के अंदर जाते हो, डू ट्राई टू हैव दैट फ्लोर एट लीस्ट फॉर वंस। डू ट्राई टू मेक योर कंट्री प्राउड। यहाँ पे मैं देख रहा था लाइक जिस तरीके से मैंने बात की थी कि हमारे पास पॉइंट ऑफ ऑर्डर बरकरार होता है। एक असल कॉप के अंदर ये नहीं होता कि यूएनएफसीसी की सेक्रेटेरिएट कहती है कि मैं अब कहता हूँ कि अब ये बोले या ये कंट्री बोले। वो बहुत कम इंस्टांसेस के अंदर होता है, वो भी ऑब्जर्वर्स को कहा जाता है। कंट्रीज को ये खुद ब खुद होता है कि हम लोग अपना हैंड रेज करें, हम लोग खुद बोलना चाहते हैं। या ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस बहुत कम इंस्टेंसेस के अंदर बोलती हैं, बट वो तब बोलती हैं जब हमारे पास एक तरीके से डू और डाई वाली सिचुएशन होती है, फाइट और फ्लाइट वाली सिचुएशन होती है। तो ये चीज होती है मेजरली वहाँ पे सारे के सारे कंट्रीज बोलते हैं। एंड जब हमारे पास एक प्लेनरी सेशन होता है, उसके अंदर जो 196 कंट्रीज है या 197 कंट्रीज है, उनकी सीटिंग सबसे पहले होती है। सबसे पहले उनकी सीटिंग्स होती हैं, उसके बाद यूएन की बॉडीज की सीटिंग्स होती हैं, एंड देन जाकर हमारे पास फिर बाकी ऑब्जर्वर्स की सीटिंग्स होती हैं जो कि यूएन से और एक्रेडिटेड होती हैं और यूएन से आप कह लें अप्रूव्ड होती हैं, रजिस्टर्ड होती है यूएन के अंडर। तो ये चीज होती है। एंड अगर मैं आपको बताऊं कि कुछ हमारे पास कॉमन गलतियां जो कौन कौन सी हो जाती हैं, अगर मैं आपको बताऊं कि कौन कौन सी हमारे पास कॉमन गलतियां होती हैं, मैं आप लोगों के लिए इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बाय द टाइम आई विल बी कमिंग बैक टू पाकिस्तान मोस्ट प्रोबेबली इन जुलाई, आई एम मेकिंग इट श्योर टू हैव फिजिकल कॉप सिमुलेशन विद ऑल ऑफ यू मोस्ट प्रोबेबली अगस्त के अंदर, ताकि जो मेरे 3-4 दिन होंगे इस्लामाबाद के अंदर, तो उसके अंदर आप लोगों के साथ भी एक इंटरेक्शन कर लूँ, या इस्लामाबाद या लाहौर। सो ये चीज़ होती है। एंड उसके अंदर भी हम लोग फिर इसके ऊपर मजीद बात करेंगे, क्योंकि अगले साल हमारे पास 3 कॉप्स होने जा रही हैं। तीनों कॉप्स के अंदर हमारे पास प्रेलिमिनरी सेशन होंगी। एक सेशन के अंदर भी अगर आप चले जाते हो तो आप लोगों के लिए एक होल न्यू एक्सपीरियंस है। यू विल बी गेटिंग द चांस टू मीट विद 190 और एटलीस्ट 120 प्लस कंट्रीज के मिनिस्टर्स, उनके डिफरेंट इन्वायरमेंटल मिनिस्टर्स, उनके डिफरेंट हमारे पास टेक्निकल पर्संस। आप डिफरेंट यूएन की ऑर्गेनाइजेशन से मिलेंगे, आप डिफरेंट ऑब्जर्वर ऑर्गेनाइजेशन से मिलेंगे। सो इट विल बी अ होल न्यू कहते हैं उसे एक्सपीरियंस फॉर यू। अब अगर मैं बताऊं कि कौन कौन सी हमारे पास मेजरली गलतियां थी, तो मैं आपको बता देता हूं कि आई नोटेड दोज एज वेल। लेट मी जस्ट सी, मैंने एक जगह पे उसका डॉक्यूमेंट भी बनाया था, हमारे पास जो कॉमन मिस्टेक्स हो जाती हैं। हाँ, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ये होता है कि हम लोग रेफरेंस के साथ नहीं बोलते। जब आप बोल रहे होते हो तो पॉलिटिकल स्पीचेस दे रहे होते हैं। इंस्टेड हम एड्रेस करें एक स्पेसिफिक पैराग्राफ को या एक लाइन अंडर नेगोशिएशन। जब हमारे कंट्रीज लाइक डील कर रही होते हैं तो जो उनके टेक्निकल पर्सन होते हैं, अभी मैं अगर आपको स्टांस बताऊं तो लिंक्डइन के ऊपर लेट मी जस्ट सर्च, मैं बल्कि नहीं, मैंने एक ग्रुप के अंदर सेंड किया था। मैं उसका प्रॉपर्ली लाइन बताता हूँ आपको। एक मिनट, आई जस्ट सेंड टू अ ग्रुप, जस्ट गिव मी अ सेकंड। मैंने वो लाइन फॉरवर्ड की थी। वेयर इज जस्ट अ मिनट, मैं आपको उसकी प्रॉपर्ली लाइन दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरीके से वो दे आर रियली referencing to each other lines, to each other words, and how they are usually, कहते हैं bounce back करते हैं आपस में, they usually exchange words. The Russian Federation is always on the blocking side of anything relating to fossil fuels phase out. The Russian delegate at COP30 Brazil questions why the objections of Colombia were even heard and says that the Latin American countries supporting the objection behave like children who want all the sweets on the table. ये आप एक तरीके से प्रॉपर्ली रेफरेंस कर रहे होते हो कि क्यों। अब फिर एक सवाल होता है, ये बात उठाई भी गई थी समरी क्लोजिंग सेरेमनी के अंदर कि why the Russian Federation usually called all the Latin American countries as the children. इसके ऊपर भी बहुत अभी बहस वो बाई से भी होता है। I was reading it on LinkedIn as well कि हमारे पास बहुत ही मेजर हाईली इन्फ्लुएंशियल पर्सन जिनका like 20+ एक्सपीरियंस है यूएन के अंदर, they were raising this question.
तो ये चीज़ों को भी देखा जा रहा होता है, आप रेफरेंसिंग प्रॉपर्ली कर रहे होते हो। ये चीज़ हो गई। उसके बाद हमारी दूसरी चीज़, हम लोग, तो इसका मतलब ये है कि जब आप कहना चाह रहे होते हो तो फिर ये आप ये कहते हो हमेशा कि इन पैराग्राफ 1 2 3 4 5 XYZ we propose, the correct way to say, the correct approach is we propose in paragraph this thing we propose, ये आप बोल रहे होते हो। और इससे आप टाइम वेस्ट नहीं कर रहे होते, आप चेयर को फ्रस्ट्रेट नहीं कर रहे होते, और आपका जो आउटकम आ रहा होता है आप उसको इन्फ्लुएंस ज्यादा नहीं करते कि आपका अगर चेयर का मूड खराब हो गया तो ही विल नॉट बी गिविंग यू द चांस कि आप ज्यादा आगे मजीद बोलो। ये चीज होती है। उसके बाद नॉट, जो हमारी दूसरी गलती होती है, मोस्ट कॉमन मिस्टेक जो डेलीगेट्स करते हैं कॉप सिमुलेशन में या कॉप की नेगोशिएशंस के अंदर, हम लोग हमारी नेशनल पोजीशंस को भूल जाते हैं, हम लोग अपने रोल के अंदर ज्यादा से ज्यादा स्टे नहीं कर पाते। तो क्या गलती होती है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं या न्यू डेलीगेट्स होते हैं जो स्पीक कर रहे होते हैं वो अपने पर्सनल ओपिनियन को दे रहे होते हैं या मॉरल आर्ग्यूमेंट्स को दे रहे होते हैं एज कम्पेयर टू कि वो अपने कंट्री के एक्चुअल स्टांस को रिप्रेजेंट करें। हमें अपने रोल को नहीं भूलना, वी शुड ऑलवेज कीप दिस इन माइंड कि हमारे कंट्री का एक्चुअल स्टांस इस चीज के ऊपर क्या है। वही हम लोग बात कर रहे थे ना कल के, रेड लाइन कौन सी है, फिर हमारे पास रेड लाइन कौन सी है, हमारे पास कौन सा हमारा प्रेफर्ड टेक्स्ट होना चाहिए एंड कौन सा हमारे पास ऐसा टेक्स्ट होना चाहिए जिसके ऊपर हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। सो वो चीज आपको अपने प्रॉपर्ली अपने जहन में महफ कर लो, और इससे फिर हम लोग कॉन्ट्रडिक्शन से बच जाते हैं। हमारे जिसका एक तरीके से अगर तो हमारा रोल से हम इग्नोर हो जाते हैं तो फिर हमारे पास कॉन्ट्रडिक्शन जाती है हमारे ब्लॉक्स के अंदर। हम फिर अपने ब्लॉक की साइड लेने की बजाय हम शायद मुखालिफ ब्लॉक के अंदर पार्ट ले रहे हैं, एक वोट से भी हमारे पास चेंजेस आ जाती हैं। सो वी शुड अंडरस्टैंड आवर कंट्रीज इंटरेस्ट, वी शुड अंडरस्टैंड हमारी कंट्रीज की रेडलाइंस क्या है और हमारा कोलिशन बिहेवियर क्या है। फिर हमारे पास ये होता है कि हमारे पास ना हम लोग बोल रहे होते हैं चेयर के सामने 3-4 मिनट की गुफ्तगू कर रहे होते हैं, हालांकि चेयर आपको सिर्फ और सिर्फ 60 सेकेंड्स कहेगा कि यू हैव 60 सेकेंड्स टू स्पीक। और इसका फिर इम्पैक्ट क्या होता है कि जब अगर आप 3 से 4 मिनट के लिए बोल रहे होते हो तो आपको चेयर दरमियान में ही रोक देगा, अदर डेलीगेट्स का टाइम खत्म हो रहा होता है, आपका फिर पॉइंट लॉस्ट हो जाता है, चेयर भी आपकी बात को ज्यादा वैल्यू नहीं देता। अभी भी इफ आई एम नॉट रॉन्ग हमारे पास ज्यादा बोला जा रहा था, ऑल्दो यू गाइस हैव रिप्रेजेंटेड रियली गुड, बट मैं आपको वैसे बता रहा हूँ यू गाइस टुक टाइम इन टर्म्स ऑफ बेनिन जब बोल रहे थे हमारे पास, और यूएनडीपी एंड यस हमारे पास एक तरीके से जब हम ईयू को भी थोड़ा सा स्टांस देख रहे थे। जब आप बोल रहे होते हो तो यू हैव टू कीप इट इन माइंड कि आप 60 सेकेंड्स मैक्सिमम लिमिट आपके पास 60 सेकेंड्स है चेयर जो देगा। बहुत कम ऐसी हमारे पास आप कह लो स्टांसेस आते हैं जिसके अंदर चेयर आपको कहता है कि 90 सेकेंड्स तक आप बोल सकते हो। सो आपको फौरन से अपने ओपनिंग स्टेटमेंट को चेंज करना होता है कि आपने कौन सी स्टेटमेंट बोलनी है। 60 सेकेंड्स तक आप बोलते हो और उसके अंदर आपका टोन न्यूट्रलाइज्ड होता है, नॉर्मलाइज्ड होता है, आप उसके साथ उसके अंदर डिप्लोमेटिक टोन को ले रखते हो, फॉर्मलाइज्ड टोन को रखते हो। उसके अंदर इट इज नॉट लाइक अ बिट डगमगाया हुआ या अ बिट ओवर कॉन्फिडेंट, इट इज फुल्ली बैलेंस्ड, इट इज फुल्ली एक तरीके से कॉन्फिडेंस कि यस वी स्टैंड फर्मली ऑन आवर डिसीजन, ऑन आवर स्टांस। इसी करेक्ट अप्रोच क्या होती है कि प्रैक्टिस करो आप शॉर्ट इंटरवेंशंस की, एक आपका क्लियर आस्क होनी चाहिए, आपकी डिमांड एक होनी चाहिए। अभी मैं देख रहा था कि हमारे पास ओपनिंग स्टेटमेंट के अंदर वो बोल रहे थे कि हमारा कॉम्प्रोमाइज जो टेक्स्ट है वो ये है। ओपनिंग स्टेटमेंट के अंदर हमेशा आप अपना प्रेफर्ड टेक्स्ट खुद बताते हो कि आपका ये प्रेफर्ड टेक्स्ट है, वो तो फिर बाद में जाके आपका कॉम्प्रोमाइज टेक्स्ट की तरफ आप लोग जाते हो, ये चीज होती है। उसके बाद ये है कि जो चौथी मिस्टेक होती है वो होती है कि डिप्लोमेटिक लैंग्वेज को हम लोग यूज नहीं कर रहे होते ज्यादा से ज्यादा। हमारी स्पीचेस के अंदर इमोशनल लैंग्वेज होती है, हमारी स्पीचेस के अंदर एग्रेसिव हो सकता है या इनफॉर्मल लैंग्वेज होती है कि आई डिसएग्री विद यू, दिस इज रॉन्ग, यू शुड डू दिस। इसका क्या इम्पैक्ट होता है? टेंशन बिल्डअप होती है, क्रेडिबिलिटी डैमेज होती है। आप न्यूट्रल फ्रेजिंग का इस्तेमाल करो, वी नोट, वी एनकरेज, वी एक्सप्रेस कंसर्न। This is the thing on how the things are being made in the UN COP, जो ओरिजिनल कॉप्स होती है हमारे पास। फिर आपकी कोलिशन बिल्डिंग को आप नेगलेक्ट कर रहे होते हो। हमेशा कॉप्स के अंदर आप अकेले काम नहीं कर सकते, आपको किसी ना आपको अपने पास एलाइज रखने पड़ते हैं।
EU हमारे पास सबसे बड़ा अलाय है, G77 हमारे पास सबसे बड़ा अलाय है। डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर हमारे पास अम्ब्रेला ग्रुप बड़ा अलाय है। अम्ब्रेला का पता है आपको किसी को? अम्ब्रेला ग्रुप का, इफ यू हैव नॉट जस्ट लेट मी नो, मैं आपको अम्ब्रेला ग्रुप के बारे में बता देता हूँ। ओके, आई नोटेड इट डाउन, जस्ट लेट मी नो। मैं आपको बता देता हूँ कि अम्ब्रेला ग्रुप के अंदर हमारे पास टोटल 3 कंट्रीज आते हैं। उनका नाम है जापान, यूनाइटेड किंगडम एंड नॉर्वे। एंड यूके को आप में से किसी ने रिप्रेजेंट किया था, मिस महानूर ने था। इज इट राइट मिस महानूर? Yes, sir. ओके, यूके का स्टांस, यूके की अहमियत, जापान की अहमियत और नॉर्वे की अहमियत बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर। एंड कोशिश ये की जाती है कि अम्ब्रेला ग्रुप की इंपॉर्टेंस जहाँ पे ज़्यादा होगी वहाँ पर आप कह लो कि थोड़ी सी ज़्यादा लेवरेज दी जाती है। तो ये भी चीज़ आप लोग याद रखना, अम्ब्रेला ग्रुप कैसा होता है, EU की कहाँ पे ज़्यादा कंसर्न होता है। हमारे पास G77 कंट्रीज के अंदर कौन से आते हैं? G77 के अंदर बेसिकली आपको ग्लोबल साउथ आता है, आपके अफ्रीकन कंट्रीज हो गए, आपके साउथ एशियन कंट्रीज हो गए, फिर आपके लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हो गए। और G77 की कंट्रीज की इस दफा जो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन की है वो कोलंबिया ने की है। कोलंबिया represented the G77 countries stance this time. And if you will be going to my LinkedIn, मैंने थोड़ा सा उनको कोड भी किया था लास्ट नाइट जब मैं सेशन ले रहा था, उनका अटेंड कर रहा था। सो इसके ऊपर भी देखना कि G77 कंट्रीज कैसे होते हैं। और हमेशा अपने टेक्स्ट्स के अंदर को आप शुड को शेल के अंदर रिप्लेस किया करो। मस्ट, शेल, विल, ये चीज है। एनकरेज, प्रपोज, एग्रीड, दीज आर द थिंग्स। बाकी अपने मैंडेट को नहीं भूलना, अपने लिमिट्स को नहीं भूलना, कि आपका जो आउटकम्स है वो आपके एजेंडा आइटम के अंदर आते भी हैं या नहीं करते, आते भी नहीं, आप लाइक फॉल भी करते हैं या नहीं करते, ये आप अपने देखो। लास्ट में पता चले कि वो आपको वो आउटकम बता रही हो, बाकी सामने वाले कंट्री या सामने वाला ब्लॉग जो आपके एजेंडा आइटम के अंदर है नहीं, आप उनके साथ हामी भर लो, फिर आपको बाद में जाके एहसास हो कि ये तो फायदा उनके भी है, हमारा फायदा ही नहीं है, लेकिन आपने तो आप उसको एग्री कर लिया। So it will be your mistake. Your country or your nation will be going towards the क्या कहते हैं उसे, बी प्रोग्रेसिंग, उसका वो डिक्लाइनिंग की तरफ जाएगा उसका बार। उसके बाद है, अगर हम बात करें फाइनेंस टाइमलाइंस और लिमिट इम्प्लीमेंटेशन को, जब भी आप बात कर रहे होते हो क्लाइमेट फाइनेंस की मद में, प्रोजेक्ट्स की मद में, मुझे एक बात अच्छी लगी थी कि मिस मलिहा तरीन ने पाकिस्तान के अंदर उन्होंने अपने आस्क को बताया था कि वी आस्क फॉर दिस मच अमाउंट। तो सोर्स ऑफ फाइनेंस को आप बताया करो। रिस्पॉन्सिबल एक्टर से आप मुखातिब हुआ करो कि वी आस्क दिस मच डिमांड फ्रॉम दीज organizations, yeah, we ask this much demand from the chair of UNFCCC to allot us from these organizations like this thing. आप अपने मैकेनिज्म को प्रॉपर्ली क्लियर करो, डिटेल्ड मैनर के अंदर बताओ। फिर अगर आप किसी चीज को लाइक अचीव करना चाहते हैं तो उसका ईयर मेंशन करो और टाइमलाइन प्रॉपर्ली मेंशन होनी चाहिए, क्योंकि साथ साथ UNFCCC का सेक्रेटेरिएट इन तमाम चीजों को नोट डाउन कर रहा होता है कि एक डेलीगेट जो नेशन का ये वाला डेलीगेट था उसने कहा क्या है, क्या चीज की उसने डिमांड की, क्या उसकी टाइमलाइन थी। प्रॉपर टाइमलाइन नहीं होगी, सोर्स नहीं होगा फाइनेंस का, इम्प्लीमेंटेशन पाथवे नहीं होगा, तो बाकी सारी पार्टीज आपके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देंगी एज कि उन्हें लगेगा ये एक अनरियलिस्टिक प्रपोजल है। फिर आपके पास अगर पुअर टाइम मैनेजमेंट होगी इनफॉर्मल मीटिंग्स के अंदर, इनफॉर्मल सेशंस को आप डिबेट के लिए यूज मत किया करो, बल्कि उसको आप डिबेट के लिए यूज किया करो इंस्टेड ऑफ ड्राफ्टिंग टेक्स्ट। आप टेक्स्ट को ड्राफ्ट तो अपने होटल रूम्स के अंदर जाके कर सकते हो, इनफॉर्मल सेशंस को आप डिबेट के लिए इस्तेमाल करते हो। बेसिकली आपको अपने सामने वाले ब्लॉक को तोड़ना होता है। बेसिकली आपको अपने सामने वाले ब्लॉक के जितने कंट्रीज होते हैं कोशिश ये करनी होती है कि उन कंट्रीज को आप अपने ब्लॉक में ले आए। आप उस इनफॉर्मल्स को यूज कर रहे होते टेक्स्ट को कंसोलिडेट करने के लिए, हामी भरने के लिए, कि वो बाकी वाली कंट्रीज आपकी टेक्स्ट के अंदर क्या कहते हैं उसको सपोर्ट करें। फिर आप अपनी नेगोशिएशन स्ट्रेटेजी को प्रिपेयर करो। नेगोशिएशन स्ट्रेटेजी, रेड लाइंस, फ्लेक्सिबिलिटी, प्रेफर्ड ऑप्शन या फॉल बैक कॉम्प्रोमाइज, हम लोगों ने इसका कल जिक्र किया था ना। 5 पॉइंट स्ट्रेटेजी आप लोगों ने प्रिपेयर की थी, बहुत अच्छी बात है। इसी वजह से मैंने आपसे प्रोपोजिशन पेपर लिखवाया था ताकि आपको आइडिया हो जाए। रेड लाइंस का भी एक तरीके से अपने, जब आप एक सिमुलेशन की तरफ जाते हैं, ओरिजिनल की जाते हो, तो यस
जब आपके पास आपका पोजीशन पेपर है, पोजीशन पेपर के साथ एक और डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया करो कि जिसके अंदर आपके पास रेड लाइन है कि इस पे अगर तो वो कोई कंट्री ने हमसे पूछा या इसके नीचे पूछा, हम नेगोशिएट नहीं करेंगे उस कंट्री से. सो यू शुड आल्सो हैव अ रेड लाइन डॉक्यूमेंट एज अ बैकअप अलोंग साइड यू. फिर ब्रैकेट्स को मिसअंडरस्टैंड नहीं करना. हम लोगों को ब्रैकेट्स, जब हम सोचते हैं ब्रैकेट्स का मतलब क्या होता है, तो वो ये होता है कि ऑप्शनल टेक्स्ट या नॉट इम्पॉर्टेंट. ब्रैकेट्स को तो आप प्रायोरिटाइज करो स्ट्रेटेजिकली, क्योंकि वो ऐसे चीजें होती हैं जो कि बहुत ही इजीली मोमेंटम कैरी आउट करती हैं. हम ब्रैकेट्स को अवॉइड कर देते हैं बहुत सारे लोग, जब उनका फर्स्ट टाइम होता है कॉप के अंदर, चाहे वो सिमुलेशन हो चाहे वो उनका ओरिजिनल कॉप हो. फिर आप एंगेज किया करो चेयर के साथ. डेलीगेट्स अवॉइड करते हैं कि हम लोग चेयर के साथ ना बात करें, या क्लैरिफिकेशन के लिए रिक्वेस्ट जब वो कर रहे होते हैं तो वो फेल कर देते हैं, और वो हमारी कंट्रीब्यूशंस के पूरे बगैर ही पूरा का पूरा प्रोसेस मूव आउट कर जाता है. अब अगर मैं आपसे पूछूं तो आई ट्राइड टू आस्क फ्रॉम ऑल ऑफ यू, आई tried to ask from Timor-Leste, from Germany, from Australia as well, but they didn't speak up. हमेशा चेयर के साथ आपकी जो अप्रोच होनी चाहिए वो पोलाइट होनी चाहिए, फॉर्मल होनी चाहिए और प्रोफेशनल होनी चाहिए. आप सॉल्यूशंस प्रपोज करते हो, टाइम की रिक्वेस्ट करते हो, और कभी भी रिलाय आप स्पीचेस के ऊपर ज्यादा कभी भी मत करना. ऑफिशियल कॉप्स के अंदर, प्लेनरी स्पीचेस के अंदर जो असल आउटकम्स डिटरमिन होते हैं वो बायलेटरल मीटिंग्स के अंदर होते हैं, इनफॉर्मल सेशंस के अंदर होते हैं, या स्मॉल ड्राफ्टिंग ग्रुप्स के अंदर होते हैं. इनफॉर्मल्स का मतलब हमें पता चल गया ना, जब हमारे पास एक चेयर सस्पेंड कर देता है एक सेशन को, या जब हमारे पास चेयर वगैरह मौजूद नहीं होते उस हॉल के अंदर. बायलेटरल्स हमारे पास वो होते हैं जो कि दो कंट्रीज के दरमियान में बातचीत हो रही होती है. एंड स्मॉल ड्राफ्टिंग ग्रुप्स के अंदर हमारे पास 6 to 7 नेशंस के हमारे पास टेक्निकल पर्संस बैठ सकते हैं, एंड दे यूजुअली ड्राफ्ट अ पोजीशन पेपर फॉर देयर अलायंस. तो इन चीजों के ऊपर ज्यादा रिलायंस होनी चाहिए कंट्री की. उसके बाद आप कभी भी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को अपने नेगोशिएशंस के पार्ट में नहीं लेकर आते हैं. हमेशा टॉपिक के ऊपर रहो, UNFCCC के फ्रेमवर्क के ऊपर रहो, कन्वेंशन के ऊपर रहो, मैंडेट के ऊपर रहो, पेरिस एग्रीमेंट के ऊपर रहो. डू नॉट आस्क कि आप अपने जो कुछ हमारे पास न्यू नेगोशिएटर होते हैं वो इंट्रोड्यूस करते हैं पॉलिटिकल रिटोरिक इश्यूज को या नॉन UNFCCC इश्यूज को. टॉपिक पे रहो, पेरिस एग्रीमेंट के इश्यूज को देखो, कन्वेंशन के इश्यूज को देखो, एडेप्टेशन के ऊपर बात करो, मिटिगेशन के ऊपर बात करो, एनर्जी सेक्टर के ऊपर बात करो, क्योंकि ये UNFCCC के अंडर आ रही है. अब इस चीज के ऊपर बात करो. एंड इन द ओपनिंग स्टेटमेंट डू नॉट हाईलाइट कि हम लोग इस तरीके से काम कर रहे हैं, हम लोग इस कंट्री के साथ मिलकर काम कर रहे हैं. ओपनिंग स्टेटमेंट के अंदर आपका सिर्फ और सिर्फ अपना स्टांस होना चाहिए कि पेरिस एग्रीमेंट के अंदर हाउ आर वी कंट्रीब्यूटिंग, व्हाट विल बी आवर मिशन टारगेट इन द कमिंग ईयर्स, इन द नेक्स्ट कमिंग 5 years, ताकि पेरिस एग्रीमेंट के अंदर आपकी ओपनिंग स्टेटमेंट के ऊपर जब खत्म हो जाए पहला सेशन, इनफॉर्मल मीटिंग होगी, इनफॉर्मल मीटिंग के अंदर ग्रुप्स बनेंगे, फिर पेरिस एग्रीमेंट का कोई एक और सब सेशन आ जाएगा. तो आपकी इनफॉर्मल मीटिंग के बाद चेयर करेगा ओके अब हम इस टॉपिक पर बात करेंगे पेरिस एग्रीमेंट के अंदर. अब आपके पास चूंकि ब्लॉक्स बन चुके हैं, तो ब्लॉक्स के बाद अब जब आप बन चुके हैं तो इट विल बी वेरी इजी फॉर ऑल ऑफ यू टू मेक एन अलायंस, मेक ड्राफ्ट टेक्स्ट करने के लिए. फिर नोट्स नहीं लेते. मोस्टली जब हमारे पास सिमुलेशन हो रही होती है, जब हमारे पास ऑफिशियल UNFCCC की सेशन चल रहे होते हैं, तो हम लोग नोट डाउन नहीं कर रहे होते कि कौन सी कंट्री ने क्या कहा है, टेक्स्ट ट्रैक नहीं कर रहे होते. मैंने कल की जो क्लोजिंग सेरेमनी थी उसमें देखा था कि बहुत सारे कंट्रीज थे, दे डेलीगेट्स वर हैविंग लैपटॉप्स इन फ्रंट ऑफ देम एंड दे वर जस्ट नोटिंग ऑल द हैपनिंग्स डाउन कि अच्छा कोलंबिया है तो उन्होंने ये कहा, यूरुग्वे ने ये कहा, पनामा ने ये कहा, रशिया ने ये कहा, चिली ने ये कहा, अर्जेंटीना ने ये कहा, चेयर ये कह रहे हैं, ये चीज है. और हमेशा अप्रोच करो अदर डेलीगेशंस को, अदर कंट्रीज को सेशंस के दरमियान में, इनफॉर्मल सेशंस के अंदर. टॉप 3 मिस्टेक्स कौन सी थी? जब हमारे पास इंटरनल डेलीगेशन के अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं होती, आपके मिनिस्टर्स के अंदर, लीगल टीम्स के अंदर, नेगोशिएटर्स के अंदर, आप ओवरली रिजेक्ट अपनी पोजीशंस को बता देते हो प्रोसेस के अंदर बहुत जल्दी, आप अपनी स्ट्रॉन्ग डेडलाइंस को पहले ही बता देते हो, डिक्लेयर कर देते हो. हालांकि गिव देम सम टाइम. फर्स्टली टेल योर मोस्ट preferred goal, aim.
उसके बाद प्लेनरी स्टेटमेंट्स को आप पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल करें इंस्टेड ऑफ एडवांसिंग टेक्स्ट। अब जो भी हम बात करें क्या है कि हम लोग इन तमाम चीज़ों को फोकस करें, वी कैन इम्प्रूव इट। हम लोगों को फोकस करना होता है किस चीज़ के ऊपर, अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट के ऊपर, टाइम लिमिट के ऊपर, पोजीशन पेपर के ऊपर, डेडलाइन के डॉक्यूमेंट के ऊपर, शेयर के साथ एंगेज जो किस तरीके से होते हैं, ब्लॉक्स का पार्ट किस तरीके से बनना है, एक दूसरे के साथ इनफॉर्मल सेशन के अंदर किस तरीके से पेश आना है, बायलेटरल्स के अंदर किस तरीके से पेश आना है, नेगोशिएशंस किस तरीके से करनी है, एंड स्मॉल ग्रुप का जो स्मॉल ग्रुप होता है उसके अंदर ड्राफ्ट किस तरीके से बनती है टेक्स्ट का। सो ये चीजें होती है जिसके ऊपर आप फोकस करते हो। एंड नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर टुडेज सेशन, आई एम हियर टू आंसर ऑल ऑफ यू। नाउ आई वुड लाइक टू गिव द फ्लोर टू ऑल ऑफ यू। अगर आपका कोई भी सवाल है आज के सेशन के रिगार्डिंग। इसमें लिए आपने हैंड रेज किया। सर लाइक क्रॉस कम्युनिकेशन के लिए जब हम कॉप 30 के सिमुलेशन में जाते हैं या रियल कॉप में जाते हैं, ठीक है, तो उसमें तो आपके पास अपने कंट्री या अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ आपके पास इन सब की नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि जितने भी असाइन हुए थे हम सबको। तो जैसे कि मैंने आज की जितनी रीडिंग्स की थी वो सिर्फ पाकिस्तान पे की थी, तो जो कि मुझे पाकिस्तान असाइन था। तो इस तरह तो फिर लाइक वी हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। और वहां पे आई डोंट नो कि लाइक मैंने कभी कॉप वगैरह देखा नहीं है, लेकिन वहां पे जब डिबेट होता है तो हाउ कैन वन लाइक एट द स्पॉट वो सारी चीजें वो लेके आता है और अपने स्टांस और अपनी चीजों को लाइक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाता है। अच्छा, तो ये बात दरअसल यही रहती है। तो उसके लिए सबसे पहले इनिशियली हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग पढ़ रहे होते हैं। सबसे पहले अगर आपने ऑफिशियली कॉप में जाना है तो यू हैव टू स्टडी पेरिस एग्रीमेंट, यू हैव टू स्टडी क्योटो प्रोटोकॉल, पूरा का पूरा पेरिस एग्रीमेंट, पूरा का पूरा क्योटो प्रोटोकॉल, आपको आर्टिकल्स का पता होना चाहिए। उसके बाद देन स्टार्ट टू स्टडी अबाउट द अलायंसेस, लाइक हमारा जो कंट्री है वो कौन से ब्लॉक का पार्ट है। अभी मैंने जिस तरीके से भी अम्ब्रेला ग्रुप के बारे में बताया था कि यूके है, उसके अंदर जापान है, नॉर्वे है। उसके बाद यूरोपियन यूनियन के अंदर कौन कौन से कंट्रीज आते हैं, मिस्टर जहाँ से भी मैंने आपके लिए भी कहा है यूरोपियन यूनियन के अंदर कंट्रीज कौन कौन से आते हैं। मिस महानूर यूके का मैंने भी आपके लिए बताया था। पाकिस्तान का मिस मलिहा आपके पास पता है अभी कि पाकिस्तान के अंदर कौन लाइक किसका पार्ट है, वो G77 का पार्ट है। देन आप देखो कि G77 के अंदर कौन कौन से कंट्रीज की पोजीशन स्ट्रांग है। ट्राई टू in those 11 days, in those first 11 days, for first 10 days, try to form a meeting with those delegations. बात करो, वही आपका प्रेफर्ड टेक्स्ट होना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज टेक्स्ट होना चाहिए। रेड लाइन आपको सिर्फ आपको बताओ, आप मत बताओ अपने टेक्स्ट के अंदर। प्रेफर्ड टेक्स्ट के ऊपर एग्री करके आपके बाकी फेलो कंट्रीज, तो इट्स गुड फॉर यू। अगर प्रेफर्ड टेक्स्ट के ऊपर एग्री नहीं किया तो कॉम्प्रोमाइज टेक्स्ट के ऊपर ले आओ उनको। तो ये चीज होती है जिस तरीके से आपको पता चलता है। Read Paris Agreement, read Kyoto Protocol, and then after reading those things, start to read about your alliance, कि आपकी कंट्री के अलायंस किस तरीके से किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ है। और अगर तो आप लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि कल को इंशाल्लाह इन द नियर फ्यूचर किसी बेशक एज एन ऑब्जर्वर जाते हो या बेशक एज अ पार्ट ऑफ अ डेलीगेट, एज अ पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन जाते हो, चाहे वो यूएन की हो, चाहे वो एज एन ऑब्जर्वर के तौर पे हो या पार्टी डेलीगेशन के तौर पर हो, कोशिश ये करना कि बाकी यूएन की ऑर्गेनाइजेशंस की भी आप उसकी वो देखो कि उनकी क्या क्या कहते हैं उसका फ्रेमवर्क है, क्या उसका मैकेनिज्म है, एडेप्टेशन फंड क्या है, मिटिगेशन वर्क प्रोग्राम क्या है। उसके अलावा हमारे पास जीसीएफ किस तरीके से ऑपरेट करता है, ग्रीन इन्वायरमेंटल फैसिलिटी क्या है। सो यू शुड बी हैविंग अ थिंग ऑन दिस थिंग। लॉस एंड डैमेज फंड क्या है। एंड हमारे पास जो लास्ट क्लोजिंग सेरेमनी आ रही होती है उसके अंदर इन तमाम चीज़ों की बात की जा रही होती है जो आपने पिछले पूरे 10 दिन के अंदर काम किया। लॉस एंड डैमेज फंड हो गया, एडेप्टेशन प्रोग्राम हो गया, मिटिगेशन प्रोग्राम हो गया। उसके अलावा बाकी जो आपका ग्लोबल म्यूटेराव है डिसीजन था उसके ऊपर बात होगी। एंड देन वो जब आपके किसी का कोई आप कह लें डिसएग्रीमेंट नहीं होता तो चेयर जो है वो अपना हैमर लाइक वो ड्रॉप करते हैं एंड आपका वो प्रॉपर्ली अमल दरामद में हो जाता है। तो ये होता है आपके पास एक प्रॉपर्ली प्रोसीजर।
Now, if you have any question, Miss Malia, you can ask me. No, sir. Thank you so much. For now, it's pretty much clear. तो इंशाल्लाह अगर near future कोई सवाल होगा तो I will No contact worries. you. Thank you so much. Thank you so much. Okay. If you have any questions, आप लोग मेरे से दोबारा पूछ सकते हो regarding the COPS invitation or anything. अब मेरा आज का सेशन खत्म हो चुका है. आप लोगों की ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है. So congratulations to all of you for being the in future climate negotiators. I would like to thank all of you for contributing to this thing. And the ones who have participated in this thing, inshallah, I will ask my team to issue another certificate for all of you. ताकि it's your achievement. You have worked a lot for this. So it's over to you. जिन्होंने आज कंट्रीब्यूट किया है. ओके मिस नाया, आपको आपके जो यूथ क्लाइमेट नेगोशिएटर ट्रेनिंग है उसके सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा विद इन 3 to 4 days. Okay, any questions? Or if you have not any questions, हम लोग आज की सेशन को कॉल ऑफ करते हैं. And yes, if anyone wants to follow me on LinkedIn, you may follow me on LinkedIn. Yes, it was our last session. अगर आप चाहते हो तो you can be a part of our upcoming sessions. I will be organizing a session with all of my team, जो कि अभी हमारे पास मेरे साथ एक मेरी टीम मेंबर हैं यहाँ पर. तो in the coming week we will be organizing a session. We will be organizing a 3 days event जिसके अंदर we will be debriefing the whole COP30 कि हम पूरी की पूरी COP30 के अंदर हुआ क्या है, from the letter A to letter B, from adaptation till हमारे पास global military round decision. Be a part of that event. It will be a 3-day event. उसके अंदर हम पूरे के पूरे ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन एजेंडा को डीकोड करेंगे, डीब्रीफ करेंगे कि COP30 के अंदर एक्चुअली हुआ क्या है. 3-day इवेंट होगा. आई गेस मैक्सिमम थोड़ा सा मुझे मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी एंड मेरी टीम को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि इधर मुझे यहाँ पे यूनिवर्सिटी देखनी पड़ेगी, मेरी टीम को भी यूनिवर्सिटी अपनी देखनी पड़ेगी साथ साथ. ऑल्सो वी हैव टू लुक and we have to decode the whole global climate action agenda and the declarations, the calls, or the last closing ceremony. So it will be a very tough job for my team and me, but we will be delivering it to you. हम आपके लिए आसान करेंगे. और फिर उसके बाद एक और चीज़ है जो कि we have planned for all of you. And this is it. And फिर आप COP30 को properly जान जाओगे. मेरा मकसद ये है कि मैं COP30 को आम अल्फाज के अंदर आप सभी तक पहुंचाऊं. तो COP30 को हम लोग सारे एक साथ स्टडी करेंगे. एंड देन COP31 हमारे पास तुर्की के अंदर है. एक मशवरा, अगर जाना चाहते हो तो स्टार्ट ट्राई टू सेव अ लॉट फ्रॉम दिस मंथ. आहिस्ता आहिस्ता करके सेव करोगे तो नवंबर के अंदर हमारे पास COP है. तो you will be able to save 50% of your funds by yourself. And फिर हम लोग 50% you can arrange it by connecting with another organization जो कि पाकिस्तान के अंदर काम कर रही है या फिर जो कि बाहर काम कर रही है. So it will be a good win for you. तुर्की वाली COP आप अटेंड कर सकते हो. उसके लिए try to save. This is what I want you to tell. How much one COP needs? Actually it depends कि किस तरीके से अमाउंट, एक तरीके से होटल्स का फर्क आ जाता है, फ्लाइट कॉस्ट का फर्क आ जाता है, और एक तरीके से ट्रैवलिंग का कॉस्ट आ जाती है. लाइक जो आपका इन सिटी ट्रैवल होता है, अगर तो आपका पूरा का पूरा गवर्नमेंट मैनेज करती है तो इट यूजुअली कॉस्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 4 लाख और 4,50,000. लेकिन ये वाली भी वो वाली कॉप्स हैं जो कि आपकी कॉप्स हुई थी. इस साल वाली कॉप तो थोड़ा सा बहुत ही कॉस्टली थी, वो तो आप पूछे ही मत उसकी, क्योंकि फ्लाइट टिकट बहुत महंगी थी. लाइक ये वाली जो हमारे पास कॉस्ट थी ये आती हैं टिपिकल कॉप्स के लिए. फ्लाइट कॉस्ट आपका एक मेजर इशू होता है, आपका एकोमोडेशन का इशू हो जाता होता है मोस्टली. लाइक अगर आपका एकोमोडेशन भी, और एकोमोडेशन तो आप सब्सिडाइज रेट के ऊपर मिल जाता है, लेकिन फ्लाइट कॉस्ट इज मेजर थिंग. So if you are trying to save some things for yourself, I would highly suggest all of you to firstly get an idea
लाइक पाकिस्तान से तुर्की की क्या टिकट है, रिटर्न टिकट कितनी है, एंड वो आपको आइडिया हो जाएगा, तो फिर आप यू कैन सेव। एंड देन आफ्टर दैट जैसे ही हमारे पास UNFCCC ओपन करेगी अपने पोर्टल्स को, तो यू विल बी एबल टू नो कि होटल की सब्सिडी कितनी मिल रही है हर पर्सन को, हर डेलीगेट को। तो जब होटल की सब्सिडाइज्ड अमाउंट में मिलेगी तो इट विल कॉस्ट आई गेस $200, मैक्सिमम $200 सब्सिडीज के पे मिलते हैं। लाइक पूरे, बेशक आप हफ्ते के लिए जाओ, बेशक आप पूरी की पूरी कॉप अटेंड करो, मेरा ये मानना होता है कि लास्ट का सेशन अटेंड करो, लास्ट वीक अटेंड किया करो, क्योंकि उसके अंदर हमारे पास मिनिस्टर्स होते हैं, उसके अंदर हमारे पास प्लेनिनरी सेशन को ज्यादा फोकस किया जा रहा होता है एज कम्पेयर टू द फर्स्ट वीक ऑफ कॉप। फर्स्ट वीक अच्छा होता है, लाइक मिनिस्टर्स आते हैं, लेकिन लास्ट जो होता है ना, लास्ट के अंदर हमारे पास मेजरली डिसीजंस बन रहे होते हैं, लास्ट के अंदर हमारे पास सारे के सारे लोग होते हैं जो कि इसके ऊपर फोकस कर रहे होते हैं। अगर 2 दिन के लिए भी बंदा चला जाता है तो इट्स एक तरीके से पैसा वसूल, क्योंकि उसके अंदर आपका एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होता है, आपके पास नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज बहुत होती हैं। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। ऑल क्लियर? Either a reaction, either a comment. Okay, thank you so much for. Can you please again tell your LinkedIn ID and how many country delegates? Delegates तो it depends हमारे पास एक तरीके से डिपेंड करता है पार्टी डेलीगेट्स के ऊपर। My LinkedIn ID मैं आपको कैसे दिखा देता हूँ, if anyone wants to be a part. Let me just open. Although I have now started again to be a part. मैं थोड़ा सा बहुत लेजी था बैक डेज पिछले पूरे 2 महीनों के अंदर, जब से मैं इधर चाइना आया था, कि मैं लिंक्डइन के ऊपर ज्यादा काम नहीं कर रहा था, बट थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। You can see my LinkedIn ID here, HTTPS. Let me just, I will also share it. Why didn't you join COP30? I couldn't join it because firstly the ticket were so costly. बेलिन ब्राजील की, अगर मैं आपको वैसे बताऊं तो रिटर्न टिकट थी उसकी 7.5 लाख, और ये थी आज से 7 महीने पहले की टिकट प्राइस, 7 months पहले की रिटर्न टिकट थी पाकिस्तान से बेलिन ब्राजील, 7,50,000। Firstly, I didn't have that much money. दूसरा फिर मेरा इधर चाइना का हो गया था, तो मैं इधर नहीं जा सकता था, and my professor didn't allow me. वो I am now in terms of commitment with my professor कि अगर मेरी research properly जल्दी हो गई within the first year, so he will allow me to be a part of a COP जो कि अगले साल होगी, चाहे वो हमारे पास UNCCD की हो, UNCBD की हो या UNFCCC की हो। कोशिश मेरी ही होगी कि यहाँ तो मैं COP अटेंड करूंगा UNCCD की, यहाँ मैं COP अटेंड करूंगा UNFCCC की। तो ये चीज है, एंड माय प्रोफेसर इज अ गुड प्रोफेसर, ही इज वन ऑफ द मोस्ट नाइसेस्ट प्रोफेसर्स हियर इन चाइना। सो दिस इज इट। जब आप कमिटमेंट कर लेते हो ना, फिर आपका एक तरीके से शौक होता है कि ये यू हैव टू अटेंड क्लास, तो फिर आप ज्यादा जल्दी रिसर्च करते हो, ज्यादा जल्दी आप अपनी रिसर्च के ऊपर फोकस करते हो। तो ये चीज है, एंड दैट इज वन ऑफ द मेजर रीजंस के फर्स्टली द कॉस्ट वाज टू मच। आपका एक 7.5 लाख के अंदर आपका अभी सिर्फ रिटर्न टिकट है। दूसरा, फिर इस साल आपको सब्सिडी बहुत कम मिल रही थी परसेंटेज होटल की, एंड इट वाज, मैं आर्टिकल्स पढ़ा था कि लाइक इनिशियली विदाउट सब्सिडी आपको $15,000 पे करना पड़ रहा था पूरे के पूरे 10 दिन के लिए रहने को, $15,000 USD। सो दिस इज डेट मच कॉस्टली। सो ये चीजें देखनी पड़ती हैं, ये चीज आपको प्रॉपरली फोकस करना पड़ता है। लेकिन नेक्स्ट ईयर तुर्की के अंदर है, वी विल मैनेज समहाउ, इट विल बी अ गुड थिंग। पाकिस्तान से या चाइना से इट विल बी अ इजी ट्रैवल। अगर यहाँ से ना हुआ तो आई विल बी गोइंग टू मंगोलिया, जो कि UNCCD की है, क्योंकि मंगोलिया इज अ नेबरिंग कंट्री टू चाइना, जस्ट एज पाकिस्तान, जस्ट लाइक पाकिस्तान इज अ नेबरिंग कंट्री ऑफ चाइना। सो दिस इज इट। ओके, thank you so much for joining today's session. Looking forward to seeing you all next week in those 3 days event. मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि उनको जरूर अटेंड कीजिएगा। We will be opening the registrations really soon, and उसके अंदर
कोशिश करना कि आर्टिकल्स जरूर पढ़ लो, कुछ आर्टिकल्स पढ़ लीजिएगा, आपका स्टांस क्लियर हो जाएगा, फिर आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा हमसे क्वेश्चंस करने में, हमें और ज़्यादा मज़ा आएगा आपसे सीखने में कि इस चीज़ को हम इस तरीके से भी, इस नज़रिए से भी सोच सकते थे जो कि आप लोगों ने इस नज़रिए से सोचा. So thank you so much for joining today's session. I look forward to seeing you all in the upcoming events, in the upcoming workshops or seminars. And तब तक के लिए खुदा हाफिज, शब बखैर, गुड नाइट, अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा एंड खुदा ताला आपको अपनी अमान में महफूज रखे. थैंक यू सो मच. खुदा हाफिज.